What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. देखिए कोट जितनी शानदार है उतनी ही शानदार ये आदमी है। आप लोगों को यहाँ पे एक नई क्वालिटी के बारे में पता चलेगा कि ये भी एक फायदा है अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करते हैं तो। क्या है वो? देखिए बिल गेट्स जी ने बताया कि अगर जो आदमी भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करते हैं उनमें दो क्वालिटी जनरेट हो जाती है। एक क्या रहती है? एक तो रहती है किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है और दूसरी रहती है किस तरीके से कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है उसको टैकल करना है। ये जो क्वालिटी है उन्हीं आदमियों में डेवलप होती है जो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब आदमी पढ़ना छोड़ दे, बस जब एग्जाम एक महीना रह जाएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, पर लेकिन फिर भी देखिए कहीं ना कहीं तो ये फैक्ट है, अगर आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं किसी भी सिचुएशन में जो आदमी थोड़ा लेट लतीफ होते हैं वो सिचुएशन को हैंडल करना जान जाते हैं कि किस तरीके से उनको एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन हैंडल करके चलना है। पर कोशिश करो कि पहले से तैयारी रहे। अगर पहले से तैयारी नहीं हुई है तो फिर भी उसको टैकल करने की जो एक क्वालिटी है वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। और हमेशा कभी भी डरना नहीं है किसी चीज से। देखिए डरने से ना किसी को कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी मिलने वाला है। अगर डरने से कुछ मिला करता तो जो सबसे ज्यादा डरते हैं आज की डेट में वही सबसे सक्सेसफुल इंसान हुआ करते। तो किसी भी सिचुएशन से डरना नहीं है। अगर कोई सिचुएशन आपको किसी भी बुरी से बुरी कंडीशन में डाल सकती है तो वो इतना ही जितनी ज्यादा बुरी कंडीशन होगी उतना ही ज्यादा आपको उससे सीखने को मिलेगा। ओके, तो लाइफ कभी भी किसी एक पोजीशन पे खत्म नहीं होती, एक पॉइंट पे खत्म नहीं होती। अभी एग्जाम का रिजल्ट भी आया है बच्चों का, तो ये नहीं सोचना है कि किसी के कम मार्क्स आ गए तो बस यार ये तो लाइफ बंद हो गई, लाइफ खत्म हो गई। कम मार्क्स आए इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब कुछ मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर हिस्ट्री उठा के देखो तो ऐसे ऐसे आदमी हैं जिन्होंने कभी मतलब पेन पकड़ना भी नहीं सीखा और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो कभी भी मार्क्स के बेस पे अपने आप को न आके, जिनके अच्छे हैं वो सही है पर जिनके कम आए हैं वो कभी भी अपने आप को ये न आके कि मेरे कम मार्क्स आए हैं तो मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिविटी रखे और हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोच के थोड़ा अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान रखते हुए एक राइट डायरेक्शन देने की कोशिश करें। बस कोशिश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, टाइम को कभी भी वेस्ट नहीं करना है बस। ओके, तो आज 29 मई है, देख लेते हैं कौन से द हिंदू का आर्टिकल हम लोगों को डिस्कशन करना है। देखिए ये स्टडी IQ के कोर्सेज अवेलेबल हैं, पेन ड्राइव और टैबलेट के दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप यहाँ पर कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट आर्टिकल दे रखा है ये अभी हम लोगों ने न्यूज एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड जो स्लॉटर के ऊपर गवर्नमेंट ने मतलब जो पशु होते हैं उनके वध के ऊपर जो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है उसके बारे में आर्टिकल है, क्रिटिसाइज किया गया है बहुत ही अच्छे से आर्टिकल को। देखिए आर्टिकल में क्रिटिसिज्म है पर लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी यहाँ पे बताई जाएगी और क्यों ये इस तरीके का डिसीजन लिया गया है वो भी बताया जाएगा। ये सब आर्टिकल में नहीं है, ये आप लोगों को अलग से बताया जाएगा। और नेपाल के साथ भी हमने अभी 2015 में इस तरीके से व्यापार करना बंद कर दिया था क्योंकि वहां पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जिसको गधीमाई फेस्टिवल बोलते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बताऊंगा, आप लोगों का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा इस वाले आर्टिकल के तहत। ठीक है, ये वाला आर्टिकल ब्राजील से रिलेटेड है जो कि एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। वहां की प्रेसिडेंट का पहले इंपीचमेंट हुआ था, अब जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब फिर से उसी तरीके की सिचुएशन बन गई है, वो भी करप्शन के चार्ज में लिप्त पाए गए हैं। वहां पे कई सारी चीजें हैं जो कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में दिया गया है, उसको इग्नोर करते हुए जो हमारे काम के पॉइंट है और थोड़ा सा इसकी यहाँ का इनका मैं आप लोगों को जो फिजिकल जियोग्राफी है पूरे साउथ अमेरिका की थोड़ा वो दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा इनकी जो पॉलिटिकल मैप भी है वो भी देखेंगे। दोनों मैपों का कंपेयर करके आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आएगी साउथ अमेरिका के मैप के बारे में। ओके, ये वाला आर्टिकल काफी अच्छा लिखा गया है, इस वाले आर्टिकल को हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस वाले आर्टिकल में जो बताया गया है ये बताया गया है कि किस तरीके से पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड जो वर्ल्ड चेंज हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड जब खत्म हुई थी, जब वर्ल्ड चेंज हुआ था, जिस तरीके का ऑर्डर निकल के आया था तो फिर उसके बाद में कोल्ड वार स्टार्ट हो गई थी। तो जो पार्ट है वो डिवाइड हो गया था दो जगह। एक तो हो गया था, देखिए एक तो स्टार्टिंग से चला था, आप लगा सकते हैं अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलूं तो 1947 के लगभग से लगा लीजिए इसको। ठीक है, तो 1947 के टाइम से लगा के कब तक चला है 1991 तक, जब तक ये कि उसका USSR का विघटन नहीं हो गया। फिर उसके बाद अब तक चलता हुआ आ रहा था 2017 तक। ठीक है, अब 2017 के बाद में जो सिचुएशन बनी है वो क्या बनी है? एक तो ब्रेक्जिट हुआ है, ठीक है, ब्रिटेन हुआ है यूरोपियन यूनियन से बाहर। इसके बाद में दूसरा क्या हुआ है? एक डोनाल्ड ट्रंप चुन के आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और ब्रेक्जिट ने जो यहाँ से एक पैटर्न चला हुआ आ रहा था उस पैटर्न को मतलब ये बोल रहे हैं कि टूटता हुआ नजर आ रहा है वो पैटर्न।
तो फिर भी ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से हम स्टार्टिंग में बोलना सही नहीं था कि जो ब्रेटन वुड जो इंस्टीट्यूशन आया उनके बारे में या फिर जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में 1991 में अगर हम बोलते कि अब क्या सिचुएशन होएगी, तो किसी भी चीज के बारे में अभी बोलना इतना संभव भी नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, पर फिर भी एक प्रिडिक्शन लगाई जा रही है कि यहाँ से जो है वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। अब सिचुएशन जो है बड़ी डिफरेंट निकल के आएगी। थोड़ा चाइना की वन बेल्ट वन रोड के बारे में भी जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल डेली यहाँ पे आया करता था, यहाँ पे आज पता नहीं इन्होंने किस तरीके से इस आर्टिकल को यहाँ पे दे दिया। ये रीडर से रिलेटेड आर्टिकल होता है, जो भी लेटर भेजे जाते हैं द हिंदू को, उनका फिर रिप्लाई करते हैं, तो ये कोई काम का नहीं है। ये वाला आर्टिकल कपिल सिब्बल जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं। ये बता रहे हैं कि 3 साल एनडीए गवर्नमेंट के कंप्लीट हो चुके हैं। तो हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि सोचने वाली बात है, अपोजिशन की पार्टी के मेंबर हैं और तो नॉर्मल सी बात है कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे। तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाली चीजें एग्जाम में तो नहीं पूछी जाती है, पर लेकिन आपके माइंड में एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करती है, ठीक है। तो इस वाले आर्टिकल के जो मेन पॉइंट है आपको बताऊंगा मैं, जिससे कि आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव चीजें नहीं देखनी चाहिए, एक नेगेटिव फेज भी किसी चीज का पता होना चाहिए, जिससे कि आप चीजों को कंपेयर कर सको। तो इससे आदमी की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो इस आर्टिकल की जो मेन पॉइंट है, ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, पॉइंट्स बहुत ज्यादा दे रखे हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे रखी है, तो उन पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, पर फिर भी एक क्रिटिकलिटी आप लोगों को बताई जाएगी कि सिचुएशन क्या है। ओके, नीचे वाला आर्टिकल है दिलीप सिंह के बारे में, जो कि महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे, उनके ऊपर एक मूवी बन रही है। तो मूवी बन रही है तो देखिए वैसे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंस यहाँ पे हो जाती है कि यहाँ पे जो बात की गई है इसके अंदर लाहौर ट्रीटी के बारे में बात की गई है। लाहौर ट्रीटी जो हुई थी वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। लाहौर ट्रीटी एक तरीके से पनिशमेंट दिया गया था, ठीक है ना, पनिशमेंट दिया गया था पंजाब को, और इसके तहत जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे उस पे सर हेनरी हार्डिंगे, ठीक है ना, हार्डिंगे याद रखेगा, होर्डिंग लगाते थे, जो भी याद रखे ना इसके नाम से, तो ये थे, तो इनके द्वारा साइन की गई थी। तो एक तरीके से पनिशमेंट दिया गया था, जो कि पंजाब टेरिटरी है उसको उनकी टेरिटरी रिड्यूस कर दी गई थी, उनके ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे वही सारे। तो ये हुई कब थी, बस आप लोगों को ये याद रखना है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार जो 1946 में हुई थी, उसके बाद ये ट्रीटी हुई थी। फर्स्ट एंग्लो सिख वार, एंग्लो बोला जाता है अंग्रेजों को, और सिख की दूसरी साइड में थे तो उनकी लड़ाई हुई थी, तो उसके बाद में जो ट्रीटी की गई थी, तो ये उसी के ऊपर थोड़ी मूवी बन रही है, तो थोड़ी सी न्यूज में आ जाती है इन्फॉर्मेशन, तो हल्का सा उसके बारे में पता होना चाहिए। ये वाली इन्फॉर्मेशन फौरी नेहरू के बारे में है, ये दोस्त मानी जाती थी इंदिरा गांधी जी की, तो इंदिरा गांधी जी की दोस्त थी, तो अभी ये एक्सपायर हो गई है, लगभग 108 साल जी हैं ये, तो ये भी एक्सपायर हुई कुछ दिनों पहले, तो हल्का सा आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इंदिरा गांधी जी की ये बेस्ट फ्रेंड मानी जाती थी, तो जहां भी इंदिरा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है उसमें इनका जगह जगह जिक्र आया हुआ है। इसके बाद में जो इनके हस्बैंड है उनके बारे में भी जिक्र किया गया है, तो ये हर आदमी के लिए एक सपोर्टिंग थीम का काम करती थी, मतलब इंदिरा गांधी जी को भी हर टाइम अच्छी एडवाइस दिया करती थी, इसी तरीके से हस्बैंड थे इनके, उनको भी अच्छी तरीके से एक मतलब आप लोग कह सकते हैं कि पिलर होता है किसी के पीछे, तो काइंड ऑफ ये काम किया करती थी हमेशा। तो इनके बारे में 2-4 बातें होनी लिखी हुई है, कम से कम थोड़ा सा पता होना चाहिए आप लोगों को इनके बारे में कि है क्या, कम से कम इतना तो आइडिया होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए ये वाला आर्टिकल है, सेंटर ने बैन लगा दिया स्लॉटर पे, आप वध भी बोल सकते हैं, पशुओं का जो वध किया जाता है और खासकर बेचा जाता था। तो इसके कई सारे रीजन थे, यहाँ पे जो बताया गया है कि जो ये लगा दिया गया है बैन, वो बिल्कुल एक अंधाधुंध बैन लगाया गया है, किसी के बारे में सोचा नहीं गया है, बस अपनी मनमानी उनको चलानी है, और काव को प्रोटेक्शन करने के लिए इन्होंने सब पे बैन लगा दिया। तो इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं आर्टिकल लिखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो न्यू रूल निकल के आए हैं एक तरीके से रेगुलेट करने के लिए लाइव स्टॉक के, तो वो इनको बहुत ही नेगेटिव दिख रहे हैं। जो लगाया गया है वो प्रिवेंशन ऑफ द क्रूएल्टी टू द एनिमल एक्ट, इसको याद रखना है आपको, पीसीए। इस एक्ट का आप लोगों ने नाम कहाँ पे सुना होगा, इस एक्ट का नाम कुछ एक्ट का नाम हम लोगों को सुनने को मिला था जल्लीकट्टू में। उस टाइम पे जो जल्लीकट्टू कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कम से कम वो तो भूलना ही नहीं चाहिए, अब तो बाहुबली मूवी में भी दिखा दिया है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, उस टाइम पे भी आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि देखिए जिस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया गया है वो एक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे सब चीजों को इग्नोर कर दिया गया है। एक तो लोगों की जो एक तरीके से सोच होती है, उनको क्या खाना चाहिए यार, वो इंडिपेंडेंस है कुछ भी खाने के लिए, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको क्या खाना है, मतलब किसको क्या खाना चाहिए और क्या उनकी राइट्स होने चाहिए, ये गवर्नमेंट को डिसाइड नहीं करना है, ये इंडिविजुअल आदमी को डिसाइड करना है। ओके, और इसके अलावा इन्होंने ट्रेड के बारे में भी जिक्र किया है कि ट्रेड को इतना ज्यादा इंपैक्ट डालेगी कि जिसकी कुछ हद नहीं है, ट्रेड बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के बारे में बताना चाहूंगा। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसके ऊपर कंप्लीट एक चैप्टर है,
चैप्टर क्या है, चैप्टर में मतलब चैप्टर है इसके ऊपर कपड़े के ऊपर और जूते के ऊपर, जूते जो बनाए जाते हैं हमारे यहाँ पे, खासकर जो चमड़े के जूते बनाए जाते हैं, लेदर इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे काफी अच्छी खासी फलती फूलती रहती है। पर जब से ये बताया गया था कि जब से नई गवर्नमेंट आई है तब से लेके बहुत सारे एक तरीके से बैन लगा दिए गए हैं जो सेलेक्टर वगैरह पे है, इन सब चीजों पे, तो उसकी वजह से हमारी जो कपड़े या जूतों की इंडस्ट्री है, कपड़ों की तो नहीं, जूतों की जो इंडस्ट्री है वो काफी हद तक घट गई है। और आज की डेट में एक तो यही होगी सबसे बड़ी बात, मतलब वहां पे वो ये बोला गया था इकोनॉमिक सर्वे में कि किस तरीके से इंडस्ट्री प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो दो तरीके से फेस कर रही है। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है उनको सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है जूते बनाने के लिए। दूसरा क्या है, आज की डेट में आप खुद ही देख लीजिए कितने आदमी मतलब पसंद करते हैं जो कि ये लेदर के शूज है पहनना, बहुत ही कम आदमी पसंद करते हैं। खासकर आज की डेट में जो, ये मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे के वर्ड है सारे, ये ऐसा नहीं है कि मैं अपना यहाँ पे सर्वे निकाल रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं यार, चीजों को मैं जो भी कुछ बोलता हूँ वो आर्टिकल में लिखी रहती है। तो आप लोग बहुत ज्यादा नेहरू जी वाला जो आर्टिकल था उसके बारे में पता नहीं कितने एक्साइटेड हो गए आप लोग और कमेंट कर डाले बहुत सारे। तो देखिए थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग रखने की कोशिश कीजिए। नेहरू जी भी अपनी जगह सही थे, नहीं ये थोड़ा ना कि नेहरू जी को गलत बोला जाएगा, नेहरू जी ने भी यार ऐसे ऐसे काम किए हैं उस टाइम पे, उस सिचुएशन से जहां से निकाल के लेके आए हैं, तो वो अपनी जगह सही थे। ये ऐसी बात नहीं है कि भगत सिंह के बारे में कोई गलत बोला जाएगा, भगत सिंह एक महान आदमी थे। किसी के बारे में भी आप, वो ऐसी टावरिंग फिगर थे उस टाइम पे कि उनके बारे में हम लोग क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते उन लोगों को, क्योंकि उनकी वजह से आज की डेट में हमारी जो कंट्री है वो एग्जिस्ट करती है। तो नेहरू जी हो गए या फिर गांधी जी हो गए या फिर भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, इनके बारे में हम लोग इतना लेवल नहीं रखते हैं कि हम लोग उनको क्रिटिसाइज कर सकें, ठीक है। तो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए तो एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दिया करो, और ऐसे नहीं है कि परेशान हो जाया करो, थोड़ा सा हल्का सा यार चीजों को समझने की कोशिश किया करो। मेरी कुछ सोच नहीं होती यहाँ पे, सारे मैं आर्टिकल में जो चीजें लिखी होती है वो बताता हूँ, ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि किसी की जो भावना है वो भी ज्यादा हर्ट ना हो। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि कुछ बातें आप लोगों को बोलनी है तो मतलब कोशिश किया करो कि मतलब नेगेटिव कमेंट, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमेंट मत करो, नेगेटिव कमेंट मत करो, कमेंट करना देखिए फ्रीडम है आप लोगों का, तो कमेंट कर सकते हैं, पर बस वो ऐसा करो कि कंस्ट्रक्टिव करो जिससे कि लोगों को कुछ सीखने को मिले, तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो बाकी तो यार देखिए आप आजाद हैं, जो चाहे कर सकते हो, यूट्यूब के नीचे कोई नहीं रोक रहा है, बस वो ये एक दूसरे को सिखाओ तो यार ज्यादा बेटर रहेगा चीजें। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये बात हो गई कि इनके पास में सोर्सेज अवेलेबल नहीं था, और दूसरी ये बात हो गई कि जैसे कि आज की डेट में जो कपड़े के बने हुए जूते वगैरह आज की डेट में मार्केट में आ रहे हैं, उनको देखते हुए हो क्या रहा है, उनको देखते हुए ये हो रहा है कि उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है आज की डेट में, क्योंकि वो थोड़े फैंसी लगते हैं और इनके कंपेयर में काफी टाइम तक देखा जाए तो सस्ते भी आ जाते हैं। तो फैंसी भी है एक तरीके से और सस्ते भी हैं, तो उनकी तरफ को आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री बढ़ती हुई जा रही है। तो एक तो इनके ऊपर जो लेदर इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और दूसरी साइड में क्या हो गया, दूसरी साइड में इनको कंपटीशन बहुत टफ मिल रहा है मार्केट से, ठीक है। तो दोनों तरीके से इंडिया को नुकसान हो रहा है, और इस तरीके का स्टेप्स अगर लिया जाएगा तो ये तो और भी उस मार्केट को और भी मतलब आप लोग बोल सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में पहुंचा देगा। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था, गवर्नमेंट ने ये बिना सोचे ही इस तरीके का स्टेप्स ले लिया है, ये बोल रहे हैं आर्टिकल वाले। और तो और बातें ऐसी कर दी हैं, लगभग आधार कार्ड जिस तरीके से यूज किया जाता है उस तरीके की सिचुएशन बना दी है यहाँ पे भी, कि देखिए बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाइड किया जाएगा कि बायर मस्ट वेरीफाई दैट जो खरीद रहा है वो एग्रीकल्चरिस्ट है, मतलब खेती करने वाला आदमी है, ठीक है। इसके अलावा जो सेलर है उसको भी प्रस्तुत करना है फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, और स्टेट करना है उसको रिटर्न में, वो भी क्या कि जो ये बेचा जा रहा है, कोई भी अपना जो पशु वगैरह बेचा जा रहा है, आर नॉट ब्रोड टू एनिमल मार्केट फॉर स्लेटर, मतलब वो मांस उसके लिए या फिर वध के लिए इसको नहीं लेके जाना है। तो इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही मतलब आदमी का, देखिए ये सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो उनको खुद को डिसीजन लेना चाहिए कि उनको क्या करना है उनके साथ में, गवर्नमेंट को डिसाइड नहीं करना चाहिए कि उसके साथ में क्या करना है। हालांकि रेगुलेट चीजें करनी चाहिए, पर लेकिन स्टॉप नहीं करनी है उस तरीके से, मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं लगानी है। तो कहने का मतलब ये है आर्टिकल वाले का। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। देखिए कई सारे रीजन थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। ये है गधीमाई फेस्टिवल, ठीक है। ये नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता था अब तक 2015 तक। 2015 के बाद में यहाँ पे इस पे रोक लगा दी है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा किस तरीके से काट दिया जाता था इनको, और काटने के बाद में छोड़ दिया जाता था इसी तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पर लगभग 50,000 एनिमल काट दिए जाते थे। तो आप सोच समझ सकते हैं कि मतलब कितने एनिमलों को काटा जा रहा है इस तरीके से। तो जो फेस्टिवल है सेलिब्रेट किया जाता था, ठीक है ना। नेपाल में तो टेम्पल है वहां पे गथाईमाई, तो वहां के एरिया में सेलिब्रेट किया जाता था हर 5वें साल पे। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया से कनेक्टेड है। इंडिया से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि जो ये सेलिब्रेट किया जाता था, ये सेलिब्रेट किया जाता मधेसी कम्युनिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था अच्छे से आर्टिकल को। मधेसी कम्युनिटी और जो बिहारी पीपल है जो नेपाल में रहते हैं, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता था ये।
उस टाइम पे क्या अभी तक सेलिब्रेट किया जाता था। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस दिया जाता था और ये माना जाता था कि गॉड से जो पावर की जो देवी है उनको खुश करने के लिए ये इस तरीके का सेलिब्रेशन होता था। वहां पे 50,000 एनिमल सेक्रीफाइस हुआ था ड्यूरिंग फेस्टिवल 2009 के बाद में 2014 में फिर ये होने की बात हुई। तो 2015 में जो टेंपल की जो ट्रस्ट है, मतलब जो टेंपल के रखवाले हैं, उन्होंने क्या किया, इसको फ्यूचर में जो इस एनिमल का जो सेक्रीफाइस है इसको बंद कर दिया। तो होता क्या था, देखिए बहुत सारे एनिमल्स होते थे यहाँ से एक तरीके से नेगेटिव वे में बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ से पाकिस्तान, यहाँ से इंडिया से मतलब नेपाल में ले जाए जाते थे। और फिर उसी तरीके से दो साइड में होते हैं, देखिए एक तो नेपाल में जाते हैं, ये वाला नेपाल का बॉर्डर हो गया, एक तो यहाँ से बिहार से या फिर यूपी से नेपाल में पहुंचा दिए जाते हैं। दूसरा क्या होता था, इसी तरीके से वेस्ट बंगाल से बांग्लादेश में पहुंचा दिए जाते थे। ठीक है, तो दोनों जगह मतलब एक नेगेटिव तरीके से स्लेटर के लिए एक उसको लेके मतलब एनिमल्स को लेके जाया करते थे। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को देखते हुए भी इसके ऊपर बैन लगाया, क्योंकि ये बहुत ही गलत तरीके से यहाँ पे एक तरीके से स्मगलिंग की जाती थी। बहुत ही हद तक बोला जाए तो ये भी बोला जाता है कि जो बांग्लादेश की इंडस्ट्री है वो तो काफी हद तक जो स्मगल करके जो एनिमल्स लाए जाते हैं इंडिया से, खासकर उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक तरीके से नेगेटिव वाला ट्रेड हो रहा है, जिसका कहीं लेखा जोखा कुछ है नहीं स्मगलिंग के थ्रू, तो एक वो उस पर भी बैन लगेगा। तो ये सोचते हुए भी इस तरीके का डिसीजन लिया गया है। तो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में, हल्का सा बैकग्राउंड हो गया तो पता होना चाहिए, खासकर मधेसी कम्युनिटी जिस तरीके से न्यूज में है और इंडिया नेपाल के रिलेशन को देखते हुए, तो आप लोगों को हल्का हल्का सा इसके बारे में पता होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए ये आगे और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो एक मेन सब्जेक्ट जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, जबकि निकालना किसके द्वारा चाहिए था, ये निकाला गया है मतलब इशूड बाय द मिनिस्ट्री, नोट द एनिमल हस्बेंड्री और डिपार्टमेंट, मतलब जिसके अंडर एनिमल आते हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके द्वारा नहीं निकाला गया है। तो ये वैसे भी सोचने वाली बात हो जाती है कि काम किसका है और कर कौन रहा है। ओके, तो आगे बोल रहे हैं वही खाने के बारे में कि जो आदमी ने मतलब एक तरीके से खाना है वो आदमी खुद को डिसाइड करना चाहिए, इस तरीके से चीजें बोली गई हैं। और खासकर जो ये पीसीए के अंदर जो चीजें आ रही हैं उसमें बैन नहीं लगा सकते चीजों को इस तरीके से जिस तरीके से लगा दिया है। और देखिए ये एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि प्रोहिबिट किया जा सकता है चीजों को अगर अननेसेसरी पेन दिया जा रहा है, ठीक है, और सफरिंग हो रही है एनिमल को, पर लेकिन अगर एक तरीके से खाने के लिए यूज किया जा रहा है तो वो तो अलाउड होना चाहिए। वो तो इंडिपेंडेंसी और खासकर वेस्टर्न कंट्री में तो बहुत ज्यादा होता है, वहां तो बिल्कुल हर चीज का पार्टी ही होता है, पर इंडिया में इस तरीके से चीजें नहीं हो रही है। तो ये सोचने वाली बात है। देखिए चैलेंज तो इसको कोर्ट में किया जाएगा, सोचने ये ऐसी इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और ट्रेड को जितना हार्म हो रहा है वो भी एक बात अलग आ गई है निकल के। तो सेंटर मस्ट एड्रेस द कंसर्न ऑफ ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए जितना कि हम, जैसे मैंने बताया आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे वाला कॉन्सेप्ट, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और फूड की चॉइस को तो साइड में उठा के रख दिया गया है इसके द्वारा। तो कोर्ट में देखिए जाना ही जाना है, अब इसके ऊपर केस चलेगा, फिर वही तारीख पे तारीख, और जब डिसीजन आएगा तो फिर से कोई आर्टिकल आएगा, हमको क्या करना है, फिर से डिस्कस कर लेंगे, अपना एग्जाम देना है हम लोगों को तो। ओके चलिए आगे चलते हैं। ये आर्टिकल है ब्राजील के बारे में, एक बार आपको ब्राजील दिखा देते हैं हम लोग। ये हो गया ब्राजील। ओके, तो ब्राजील के बारे में ये हो गया साउथ अमेरिका। पूरा मैप देख लीजिए आप लोगों को थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे हो गया इंडिया, अगर इधर ले तो ये हो गया हमारा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया साउथ अमेरिका। ओके, तो साउथ अमेरिका ये वाला पोर्शन हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया ब्राजील, और ब्राजील के अंदर ये सारी कंट्री होगी। वेनेजुला भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कोलंबिया वगैरह, इक्वाडोर, पेरू, अभी ये चाइल हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फाक आइलैंड के बारे में डिस्कस किया था, फॉल्क आइलैंड या जो भी बोल सकते हैं आप इसको, ये यूके की टेरिटरी है। ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ईस्टर जो है, ईस्टर आइलैंड के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, ये चाइल्ड की टेरिटरी है। ओके, यहाँ पे उरुग्वे हो गया, तो यहाँ पे प्रुग्वे हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया इक्वेटर, और यहाँ पे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो दो ये इससे होते हुए जाती है। किस किस से होते हुए जाती है, चलिए इक्वेटर किससे होते जाती है, तो एक तो उस कंट्री का नाम लिखिएगा नीचे, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किस कंट्री से होकर जाती है, साउथ अमेरिका में, उसका नाम लिखिएगा। हालांकि दिख रहा है आप लोगों को सारी चीजें, फिर भी आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी, क्वेश्चन आंसर दीजिएगा नीचे। इसके अलावा देखिए ये कई बार पूछ लिया जाता है, एंडीज, ये देखिए यहाँ पे एंडीज है, ठीक है ना, ये वाली रेंज जो है यहाँ पे पाई जाती है, कई सारी कंट्री से होती जाती है। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि वेनेजुला से लेके कोलंबिया, इक्वाडोर, और नीचे चाइल, तो सारी से होती हुई जाती है। अर्जेंटीना के भी कुछ पार्ट को कवर करती है, तो इसके बारे में याद रखना। अमेजन बेसिन का नाम सुना होगा आपको, इनको अर्थ का लिंग भी बोला जाता था, मतलब एक तरीके से प्यूरिफाई करने का काम करते थे ये, ठीक है ना। पंपास एक तरीके की घास आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे पाई जाती है, इनको सेलवास बोला जाता है, यहाँ पे ओलाइनोज बोला जाता है यहाँ पे,
ठीक है ना। तो इनके नाम याद रखिएगा, कई बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब फिजिकल आप लोग बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और खासकर ये मतलब मैच करने के लिए भी आए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों की छोटी-छोटी मगर मोटी बातें हो गई किसके बारे में, साउथ अमेरिका के बारे में। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। ये है यहाँ पे डालिमा रूसुफ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे प्रेसिडेंट थी, ओके। इनका इम्पीचमेंट किया गया करप्शन के तौर पर, बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी तो इनका इम्पीचमेंट किया गया। फिर वाइस प्रेसिडेंट जो थे ये, इनका नाम है मिशेल स्टीमर, तो फिर ये बन गए प्रेसिडेंट यहाँ पे। तो इन्होंने भी उसी नक्शे कदम पर चलते हुए बिल्कुल वहीं पहुंच गए और उसी तरीके से इन्होंने भी अटकी कर दी वहां पर, मतलब करप्शन के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ डाले दोनों ने मिलके। तो इसीलिए ये आर्टिकल आया हुआ है कि आज की डेट में वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो तिमूर जो है फॉर्मली जो सक्सीड किया था इन्होंने 2016 में किया था, वाइस प्रेसिडेंट थे पहले ये, ठीक है। तो इम्पीचमेंट हो गया था रूसुफ जी का, तो उसके बाद में करप्शन के केस में, और ये अकेला नहीं है कि ये अकेले पाए गए यहाँ पे, स्पीकर तक भी इंडल्ज है भाई साहब। मतलब जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो उनके हाउस ऑफ स्पीकर है वहां पे, वो भी इन सब में इंडल्ज हैं बुरी तरीके से। तो प्रोटेस्ट हो रहा है पर लेकिन रेजिग्नेशन मांगने के लिए, पर इन्होंने बिल्कुल साफ-साफ मना कर दिया है कि रेजिग्नेशन नहीं करना है, ठीक, वो रेजिग्नेशन नहीं देना है, और रेजिग्नेशन नहीं देना है वहां तक तो सही है। पर यार जो ये वाली चीज है ना यहाँ पे, फोर्स टू क्विल, मतलब ये वाली चीज मेरी समझ में नहीं आती है। ये वाली चीज मुझे ये नहीं पता है, जो आदमी किसी कंट्री की प्रेसिडेंसी के पोस्ट पर बैठा हुआ है उसे ये नहीं पता है कि एजिटेशन को कभी भी फोर्सेस से नहीं दबाया जा सकता है, उनको बस एक तरीके से समझा बुझा के, उनको बहला फुसला के साइड में किया जा सकता है। अगर किसी को आप फोर्सफुली दबाने की कोशिश करोगे, वेनेजुला में देख लीजिए, फोर्सफुली दबाने की कोशिश की, वहां पे बुरी कंडीशन आ चुकी है आज की डेट में। हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कहीं पर भी, जहां जहां फोर्सफुली, फ्रांस की हिस्ट्री देख लीजिए यार, तख्ता पलट दिया गया था। किसी भी कंट्री की देख लीजिए, यूएसए में देख लीजिए, जब ब्लैक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था वहां पे यही कंडीशन हुई थी। साउथ अफ्रीका से रिलेटेड ले लीजिए, जब यहाँ पे पार्थेड वाला मूवमेंट चल रहा था वहां पे वही वाली कंडीशन निकल के आई थी। मतलब 100,000 एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे, पर फिर भी ये उसी तरीके की बेवकूफी कर बैठते हैं। जो एजिटेशन हो रही है, फिर और ज्यादा आदमी एजिटेशन के उसमें बाहर आ जाते हैं। और तो और इंडिया में देख लीजिए 2011 में अन्ना हजारे जी का मूवमेंट, कितने तरीके से पूरी कंट्री बाहर आ गई थी, तो गवर्नमेंट को घुटनों के बल झुकना पड़ा था। तो हर बार वही बात होती है। तो हमारी गवर्नमेंट हालांकि समझदार है, उन्होंने बहला फुसला के लोगों को उस टाइम पे समझा दिया, और आज तक हमारा लोकपाल जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। चलिए जो भी है, तो यही बात यहाँ पे बोली गई है कि ये फिर से वही स्टेप इन्होंने भी ले लिया है, मतलब उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए जो पॉलिटिकल क्लास है उनकी तो इज्जत खराब, उनकी तो इज्जत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पर लेकिन जो जुडिशरी और पुलिस ऑफिशियल है उनकी कुछ बची हुई है, और उनको उसको बचा कर रखना चाहिए, उनको गिव अप नहीं करना चाहिए। और कुछ तो कुछ कम से कम कहीं किसी हद तक तो एक तरीके से जो इंस्टीट्यूशन है उनकी क्रेडिबिलिटी सफर हो रही है, पर मेंटेन रखने के लिए कुछ तो आदमी ऐसे होने चाहिए ना जिनको बचा के रखना चाहिए, तो कुछ को तो आगे आना चाहिए। तो देखिए आगे आने वाले टाइम में फिर जो इससे रिलेटेड आर्टिकल आएगा फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस आर्टिकल में इतना ही। देखिए राइटर के बारे में भी कई बंदे कमेंट कर रहे थे कि राइटर के बारे में बताया करो कि आर्टिकल का राइटर कौन है। तो यहाँ पे जैसे दे रखा है ये, ठीक है ना, तो कुछ के तो राइटर के, कुछ तो आर्टिकल के राइटर दिए रहते हैं ये, जैसे कि यहाँ पे इनका नाम दे रखा है। इन दोनों आर्टिकल का राइटर का नाम नहीं देते हैं, इसका भी दे रखा है यहाँ पे, इसका भी दे रखा है, और इसका भी देते हैं यहाँ पे, पर इसका नहीं देते हैं। तो जिस भी राइटर का नाम दिया रखता होगा मैं उस राइटर का नाम आप लोगों को बता दिया करूंगा, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है वो जानने में। तो बस वही है कि थोड़ा सा जिसका नहीं दिया रखता है पर उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, ठीक है ना। तो जिनका दे रखा है मैं उनका मेंशन कर दिया करूंगा आगे से, ओके। आइए अब अपना आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल हरदीप पुरी जी के द्वारा लिखा गया है, ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन में, और मतलब बुक भी लिखी है इन्होंने। तो बुक का नाम आप लोग देख सकते हैं, यह पेरिलियस इंटरवेंशंस, ठीक है ना, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द पॉलिसीज ऑफ केओस। तो ये इनके द्वारा राइटिंग भी है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कई सारी बातें यहाँ पे बताई गई है, कई सारी बातें क्या क्या बताई गई है यहाँ पे। इस आर्टिकल को थोड़ा देखने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं हम एक बार, हल्का सा आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड मिल जाएगा। देखिए आप लोगों को पता है वर्ल्ड वार सेकंड के बारे में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था। वर्ल्ड वार सेकंड जो खत्म हुआ था वो खत्म क्या हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था 1939 से और 1945 में अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो इस तरीके से वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ था, उसी के बाद में एक नई तरीके की चीजें होनी स्टार्ट हो गई। क्या होनी स्टार्ट हो गई, देखिए एक वर्ल्ड वार अभी खत्म हुआ था कुछ दिनों पहले, 1914 में जो स्टार्ट हो गए, यहाँ पे एक वर्ल्ड वार हुआ था। इसके बाद में कितना टाइम हुआ है आप लोग खुद ही देख लीजिए, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो 20-25 साल हुए हैं, 20-25 साल भी नहीं हुए ढंग से। उसके बाद में फिर से दूसरा वो हो गया, ठीक है, 15 साल, आप लोग 15-20 साल बोल सकते हैं। उसके बाद में फिर दूसरा वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो इतनी सी कम टाइम के बाद में
2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, तो इसको बचाने के लिए कि अब तीसरी वर्ल्ड वार स्टार्ट न हो जाए, तो देखिए पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा कि कुछ तो डिसीजन ऐसा लिया जाए कि इस तरीके की सिचुएशन फिर से ना खड़ी हो जाए, फिर से पूरी कंट्री जो वर्ल्ड की है वो आमने सामने आकर खड़ी न हो जाए। रीजन क्या होता है कहीं पे भी अगर आप लोग देखें लड़ाई का क्या रीजन होता है, सबसे बड़ी रीजन होता है बेसिक एमिनिटीज का ना मिलना, लोगों को सर्विसेज ना मिलना, खाने पीने के भी लाले पड़ जाना, जॉब के लाले पड़ जाना। जब इस तरीके की सिचुएशन बन जाती है किसी भी कंट्री में, तो फिर वहां पे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वेनेजुला में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जहां भी हुए हैं वहां पे एग्जांपल ले सकते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, आदमी को खाने पीने की भी प्रॉब्लम होने लगती है, उस टाइम पे इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो उन सब चीजों को हैंडल करने के लिए सबसे बड़ी बात थी, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर किसी कंट्री के बॉर्डर को लेकर, लैंड को लेकर इश्यू है, उसको सेटल डाउन किया जाए तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इन दोनों चीजों को सॉर्ट डाउन करने के लिए जब पोस्ट वर्ल्ड वार सेकंड के बाद में 2 इंस्टीट्यूशन बनाए गए, 2 इंस्टीट्यूशन क्या, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आराम से आने स्टार्ट हो गए। तो ये बोला जाता है, एक तो यूनाइटेड नेशन हो गया, ठीक है ना, और दूसरी साइड में हो गया ब्रेटन वुड्स, ठीक है। तो ये 2 एक ऐसे आप लोग बोल सकते हैं मतलब इंस्टीट्यूशन निकल के आए, तो इन्होंने चीजों को सेटल डाउन करने की कोशिश की। ये तो देखने लगा सारी जो दुनियादारी है एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वाली और जस्टिस वाली और ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो चीजें हैं, इसका सारा फोकस उसके ऊपर रहने लगा, ठीक है। और जो ब्रेटन वुड है, इसमें 2 इंस्टीट्यूशन आए, एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा आ गया वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये दोनों इंस्टीट्यूशन इसके अंडर आ गए, ब्रेटन वुड जिसको बोला जाता है। तो ये दोनों ने पूरा फोकस रहा इनका इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे, मतलब अगर कोई भी कंट्री को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको इकोनॉमिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि अगर कोई कंट्री दिवाला हो जाती है तो वहां प्रोटेस्ट होने लगता है, प्रोटेस्ट होने के बाद में फिर जो है वहां पे ग्राउंड सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है। तो इसको देखते हुए दोनों इंस्टीट्यूशन बनाए गए, ओके। तो दोनों इंस्टीट्यूशन बना दिए गए, तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर और भी आने स्टार्ट हो गए, जैसे WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से जो वर्ल्ड में ट्रेड चल रहा है उसको टैकल किया जाए। तो ये अलग इंस्टीट्यूशन आने स्टार्ट हो गए, और कई सारी आज की डेट में तो दुनिया भर के NGO हैं। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं कि जब से, अगर 1950 भी यहाँ पे मैं लगा के चलूं, तो 1950 अगर लगा के चलो तो आप लोग हिसाब लगा सकते हैं, 50 साल तो यहाँ पे हो गए, तो लगभग 70 साल के करीब आप लोग बोल सकते हैं 70 साल, जबकि पहले वाले में आप लोग 20 साल देखेंगे ओनली मुश्किल से, पर यहाँ पे लगभग 70 साल हो चुके हैं। आज तक भी वर्ल्ड वार थर्ड के बारे में सिचुएशन नहीं इस तरीके की निकल के आ रही है। हालांकि देखिए गंभीर सिचुएशन है कई जगह, अगर देखा जाए तो सिचुएशन कई जगह खराब है। नॉर्थ कोरिया को ले लीजिए आप लोग, नॉर्थ कोरिया को ले लीजिए, या फिर ईरान और इराक वाले रीजन को ले लीजिए, या फिर सीरिया वाले रीजन को ले लीजिए, या चाइना के जो चाइना सी वाली प्रॉब्लम ले लीजिए। प्रॉब्लम मतलब कंडीशन खराब है, ऐसी बात नहीं है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी है, पर लेकिन फिर भी इतनी भी बुरी नहीं है कि वर्ल्ड वार थर्ड की सिचुएशन में पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो इस तरीके के इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है उनका कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस रहता है, और एक तरीके से जब से ये इंस्टीट्यूशन बने हैं तब से एक दूसरे की वर्ल्ड की इकोनॉमी, देखिए ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा, आज की डेट में वर्ल्ड की इकोनॉमी इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट एक दूसरे में हो चुकी है कि इस तरीके के इंस्टीट्यूशन की वजह से ये जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट निकल गया उसकी वजह से दुनिया को दिखता है, अगर चाइना को भी दिखता है अगर किसी के साथ में लड़ाई करेगा तो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट कितने हार्म होंगे, ठीक है। तो चाइना भी इसीलिए इस तरीके के स्टेप्स नहीं ले रहा है, कोई भी कंट्री इसलिए इस तरीके के स्टेप्स नहीं ले रही है। पाकिस्तान, चाइना, वो इंडिया और पाकिस्तान को ले लीजिए, दोनों को पता है अगर एक दूसरे के साथ में लड़ाई करेंगे, अगर दूसरे के ऊपर बम फेंकेंगे तो इनकी कंडीशन क्या होगी। तो दोनों इसलिए कोशिश करते हैं कि कितनी भी ग्रेव कंडीशन हो जाए पर बातों से सुलझा ली जाए। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की प्रॉब्लम ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, तो ये इसीलिए है कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन भी एक ऐसा फंडा, ये सारी चीजें आर्टिकल में नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें जो बुक में है और दूसरे आर्टिकल पढ़े गए थे उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, तभी आर्टिकल में ढूंढने लगे आप लोग, आपके माइंड में क्लियरिटी होगी बैकग्राउंड की, तो इसलिए चीजें बता रहा हूँ। तो जब से ग्लोबलाइजेशन आया तब से लेके आज तक का अगर आप लोग देखें, इकोनॉमी इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो वो इकोनॉमी डिपेंडेंसी की वजह से भी आज की डेट में कहीं ना कहीं जो वॉर है, जो वर्ल्ड वॉर 3 है, उसको एक तरीके से मतलब होने से रोका जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन आप लोग साइट कर सकते हैं, कहीं पे भी इसके बारे में लिख सकते हैं, ओके। तो ये बात हो गई। तो लगभग बोला जा रहा है कि सर्वाइव कर रहे हैं आज की डेट में लगभग 7 डिकेड हो चुके हैं, लगभग 70 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे बोली गई है इसके बारे में। तो 2 ही मेन पर्पज थे इनके, और उन 2 मेन पर्पज की वजह से सारे जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई। एक तो वार को किस तरीके से रोका जाए, और दूसरा जो इकोनॉमी है किस तरीके से उसको प्रॉपर वे में मेंटेन रखा जाए, ठीक है। तो 2 इसके मेन पर्पज थे, ये आप लोगों को याद रखने कम से कम। इसके बाद में क्या था, 2 इवेंट हुए हैं आज की डेट में, मतलब 2017 में अगर आप लोग देखें तो 2 इस तरीके के इवेंट हुए हैं जिन्होंने फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया गया है। एक तो महान हस्ती चुन के आए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, यूएसए के प्रेसिडेंट। बताइए कौन से नंबर के प्रेसिडेंट चुन के आए हैं यूएसए के, 3 लिख दिया होता अभी पेन तो इतनी जल्दी चलता है। बताइए कौन से नंबर के प्रेसिडेंट चुन के आए हैं यूएसए के, ठीक है।
तो एक तो ये आए हैं चुन के, ठीक है ना, जो यूएसए के प्रेसिडेंट आए हैं, इनकी वजह से सिचुएशन इंटरनल सिविल वार की भी बन गई है कंट्री में। आप लोगों ने देखा होगा पूरा यूएसए डिवाइड हो गया है। फर्स्ट टाइम इस तरीके की सिचुएशन बनी है काफी दिनों के बाद में कि यूएसए में अंदर ही एक वार टाइप की चल रही है। एक साइड में सपोर्टर है, दूसरी साइड में अपोज करने वाला है, और दूसरी साइड में एक साइड में मतलब ये चाइना का काम चल रहा है, बीजिंग वाला, ये वन बेल्ट वन रोड वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। और यहाँ पे आप लोग ब्रेक्जिट का भी एक ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इसका काल्पनिक इतना बढ़ा दिया है, ये वो करेगा, ये वो करेगा, बढ़ाए जा रहे हैं कि ये दुनिया को कनेक्ट कर देगा, जबकि इसके पीछे जो एजेंडा है वो इंडिया ने जब इसमें जाने से इनकार कर दिया, वो सारी बातें निकाल के सामने रख दी थी, उनको भी आगे देखेंगे हम। तो वो बातें थी, सब अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में अगर प्रेजेंट ग्लोबल को देखा जाए पोस्ट 1945, ठीक है ना, जो ऑर्डर था वो एक तरीके से उसको देखा जाए वो दो फेज में इवोल्व हुआ है। कहां पे इवोल्व हुआ है, एक तो कहां से लेके 1945 से लेके वो चला है 1989 तक, ठीक है, जब तक दोनों के बीच में कोल्ड वार की सिचुएशन बनी रही। कोल्ड वार मैंने बताया था आप लोगों को, एक दूसरे के सामने एक ग्राउंड में ना आके एक दूसरे की रंजिश लगाए रखना, उसने ये कर दिया तो तूने ये कर दिया, उसने बम बना लिया मैंने बम बना लिया, उसने साइंटिस्ट बढ़ा दिया मैंने बढ़ा दिया, उसने सैटेलाइट भेज दिए तो मैंने भी भेज दिए। तो ये कोल्ड वार है, ग्राउंड में आमने सामने आके हथियारों की लड़ाई न करना, ठीक है। तो वो काम इनका चलता रहा, पर फिर क्या हुआ, यूएसएसआर का विघटन हो गया, यूएसएसआर की कहानी खत्म हो गई, फिर सेकंड फेज स्टार्ट हुआ। सेकंड फेज आप लोग आज तक लगा सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन उसके बाद में जब देखा जाए तो कई सारी चीजें आ गई, डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन हुआ जिसको यूएसएसआर बोला जाता था। तो कोल्ड वार खत्म होने के बाद में ग्लोबलाइजेशन का फेज स्टार्ट हुआ, मतलब एक दूसरे की कंट्री में घुसने लगे अपनी अपनी एमएनसी के थ्रू, अपनी कंपनियों के थ्रू, और एक दूसरे की कंट्री को एज ए मार्केट यूज करने लगे, ठीक है। तो ये वाली सिचुएशन स्टार्ट हुई। पर फिर क्या हुआ, ब्रेक्जिट हुई और डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए। उसके बाद में क्या हुआ, एक नई चीजें स्टार्ट हो गई। ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से टू अर्ली था 1989 में किसी चीज के बारे में बोलना कि जो चीजें चल रही हैं वो चीजें आगे सही तरीके से चलेगी या नहीं चलेगी, इसी तरीके से टू अर्ली है 2017 में भी कि ये प्रीमैच्योर डिमाइस होगा ग्लोबलाइजेशन का, कि ग्लोबलाइजेशन खत्म होने जा रहा है। प्रीमैच्योर मतलब एक मैच्योर वे में नहीं है, डिमाइस होता है खत्म होना, मतलब मरना एक तरीके से। तो ये प्रीमैच्योर डिमाइस हो गया ग्लोबलाइजेशन का, फ्री ट्रेड का और ह्यूमन राइट का। ये अभी बोलना बहुत ही गलत है, अभी एक मतलब बहुत अर्ली है अभी तो वो नहीं कहते, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेप अभी हुए कितने, 3-4 जुमा 100 दिन हुए हैं इनको अभी आगे देखो क्या अपना गुल खिलाते हैं। अभी 4 साल है, तो 4 साल में क्या अभी नई नई सिचुएशन निकल के आती है वो देखने लायक बनेगी, तो तब और चीजों को अच्छे से देखा जाएगा। तो अभी उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर देखा जाए इनको अपोज किया जा रहा है यूएसए के अंदर ही, पर लेकिन अब भी इतनी बात नहीं है कि जो वहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है वो आके अपोज में आ गए हैं या फिर इंडस्ट्री को कोई ज्यादा नुकसान पहुंच गया है। अगर वो होना स्टार्ट हुआ तो इनकी खटिया खड़ी हो जाएगी फिर वहां पे, ठीक है। अब हालांकि उसके बारे में सोच के चल रहे हैं, तो इंडस्ट्री के बारे में और ज्यादा सोच रहे हैं, तो अभी वो चीजें नहीं है। तो ये बोल रहे हैं अभी उसके बारे में हम नहीं इतना बोल सकते कुछ। स्टिल ओनली सुपर पावर है अगर देखा जाए यूएसए को। यूएस अगर देखा जाए यूएस इज नॉट ओनली, मतलब यूएस को देखा जाए तो यूएस एक तरीके से, चाइना भी आज की डेट में आ रहा है, पर फिर भी यूएस को ही एक तरीके से हम पावर बोलेंगे। किस तरीके से, 18 ट्रिलियन इसकी इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी है, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दुनिया को सप्लाई करता है, सऊदी अरेबिया के साथ में भी जाके कितनी बड़ी डील साइन करके हैं, ओके। लीडिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब है यहाँ पे। दुनिया के कास्ट, क्रीड और रिलीजन को साइड में रख के इन्होंने, कोई भी आदमी अगर टैलेंटेड है तो उसके लिए ओपन है यहाँ पे, आइए यहाँ पे रिसर्च करिए, हमारे यहाँ पे आइए, ठीक है। पर अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना अभी बहुत सारे डिकेड लेगा कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू कैचअप द यूएसए। अगर यूएसए को कैचअप करने की बात आई तो अभी चाइना को बहुत टाइम लगेगा। ये नहीं है कि चाइना अभी खरगोश की चाल पे चल के पकड़ लेगा इसको ऐसे ही, ठीक है। देखिए आगे क्या जिक्र किया गया है, ये वन रोड वन बेल्ट के बारे में जिक्र किया गया है, जिसको हम पहले भी कई बार देख चुके हैं, आपको मैप में भी कई बार दिखा चुका हूं। इस तरीके से मतलब कनेक्ट करने की बात चल रही है, चाइना को ऊपर रोड के थ्रू कनेक्ट करने की बात चल रही है इस तरीके से, और इस तरीके से यहाँ पे बात चल रही है कनेक्शन करने की पानी के थ्रू, ठीक है ना। ये वन रोड वन बेल्ट हम कई बार देख चुके हैं, तो ये कनेक्ट करने की बात चल रही है। तो जो इसका देखिए, अगर यूएसए कोई प्रोजेक्ट चलाता है तो यूएसए का प्रोजेक्ट चलाने का एक तरीका बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था, पर चाइना का बिल्कुल डिफरेंट होता है। यूएसए भी हालांकि कुछ उसी उस पे था पैटर्न पे, पर लेकिन इंडिया का इन दोनों से कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया अगर कहीं पे जाके इन्वेस्ट करता है तो वहां पे उन लोगों के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, ये नहीं कि अपने हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। हम लोगों ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में भी देखा था, जो कि हमारे वाले एरिया से होते हुए जाता है यहाँ से, जिसकी वजह से इंडिया ने वन बेल्ट वन रोड
साइन नहीं किया है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से देखा था हम लोगों ने, चाइना की जो पाकिस्तान की अपोजिशन पार्टी है वहां पे नवाज शरीफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है क्या, कि यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट चाइना में बनाए जा रहे हैं। आप लोगों से सजेशन भी लिया जा रहा है कि उनको करना क्या है, आप लोगों को बस पैसे दे दिए जा रहे हैं, आप लोग शांति से बैठ जा रहे हैं। सब कुछ जो वहां से रॉ मटेरियल लेके आना है, उनके आदमियों को जॉब देनी है, सब कुछ अपने हिसाब से करके चल रहे हैं। और हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को वेस्ट कर रहे हैं, वो बेकार कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड को। तो वो अपने फायदे के लिए, उनका फायदा क्या है मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। देखिए चाइना के लिए एक यहाँ से एक कॉरिडोर बनता है बस छोटा सा, ठीक है, मलक्का पास बोलते हैं जिसको। तो यहाँ से इनके लिए थोड़ी सी जगह इनको मिलती है ओनली यहाँ से जाने के लिए। तो अगर ये कल को कोई कंडीशन ऐसी बन गई कि ये इनका पास यहाँ पे जाना बंद हो गया तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो सेकेंडरी रूट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे इसमें इंडियन ओशन में आने का। सेकेंडरी रूट अगर उनको मिल जाएगा तो फिर अफ्रीका के साथ में भी कॉन्टैक्ट उनको आसानी से हो जाएगा, और एक तरीके से यूरोप में जाना भी उनको आसानी हो जाएगी। तो चाइना कई तरीके से सोच के चल रहा है, पर पाकिस्तान उस तरीके से नहीं सोच के चल रहा है। उसको तो बस ये दिख रहा है इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हालांकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो अलग बात है, अच्छी बात है, पर लेकिन अपोजिशन पार्टी जिस तरीके से बता रही थी तो वही चीज है। चाइना की देखिए कई सारी कंडीशन रहती है। चाइना ने श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया, तो श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया तो वहां पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतना ज्यादा उनको लोन दे दिया इन्होंने श्रीलंका को, कि श्रीलंका को जो लोन है उसको लोन का ब्याज चुकाने के लिए भी चाइना से लोन लेना पड़ रहा है, ठीक है। और फिर वो भी इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर से दूसरे वाले लोन का भी लोन चुकाने के लिए चाइना से ही ब्याज लेना पड़ेगा। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ पे जिस तरीके से मतलब जमींदार हुआ करते थे और वो लेबरर को लोन दिया करते थे, वो इसी तरीके से लोन दिया करते थे। वो उसका इतना इंटरेस्ट रेट लिया करते थे, चक्रवृद्धि ब्याज इतना बढ़ा दिया करते थे उसके ऊपर, मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, कि ये इसको पेड नहीं कर पाते थे वापसी। तो वही काम चाइना आज की डेट में कर रहा है। चाइना आज की डेट में वही स्ट्रेटजी लेके चल रहा है, तो एक डेब्ट ट्रैप क्रिएट कर दे रहा है दूसरी कंट्री के लिए। तो इंडिया ने बोला भी है ब्यूटीफुली, इंडिया ने ये बातें कही है स्टेटमेंट में अपनी। सबसे पहली बात तो ये कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बोलते हैं हम वो करेंगे पर लेकिन सारे एजेंडे इनके हैं, बस अपना व्यापार बढ़ाना है इनको, ठीक है। क्या हो गया सॉरी, एक मिनट, चलिए अब सही है। तो अपना व्यापार इनको बढ़ाना है, अपने बारे में सोचना है, पर लेकिन इनको एक ट्रांसपेरेंसी के बारे में कभी नहीं सोचना है, और इक्वलिटी का तो इनको बारे में सोचना ही नहीं है, बस अपने बारे में सोचना है। ये चाइना का फंडा चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे देखा जाए तो इनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मान के नहीं चल रहे हैं। ये एक तरीके से क्या कर रहे हैं, डेब्ट ट्रैप बना दे रहे हैं सामने वाली कंट्री के ऊपर जिसको भी लोन दिया जा रहा है, और सामने वाले की टेरिटरी का तो कुछ फोकस ही नहीं कर रहे हैं। उसकी सोवरेनिटी होती है, इंटीग्रिटी उनकी टेरिटरी की होती है। सोवरेनिटी मतलब उनकी कंट्री में जाके, पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बना रहे हैं और पाकिस्तान से पूछा भी नहीं जा रहा है, अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसी तरीके से जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, मतलब इंडिया का यहाँ से होते हुए जा रहा है, ये इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया के पार्ट में से होते हुए जा रहा है, तो सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दोनों के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। अफ्रीका में भी देखा जाए तो रीबैलेंसिंग कितनी सारी चीजें हो चुकी हैं, वहां पे भी इनकी जो कंडीशन है वो सिचुएशन बिल्कुल खराब है, वहां पे भी अपने आदमी लेके जाते हैं। इसीलिए अफ्रीका में देखिए, इसीलिए अफ्रीका जो बैंक की अभी समिट हुई है गांधीनगर में, वहां पे भी यही बात देखी गई थी, सामने देखने को वही बात आई है कि वो भी फोकस करके चल रहे हैं कि इंडिया के फेवर में चीजें ज्यादा रहें, ठीक है। वो जो सोच रहे हैं कि चाइना के फेवर में ज्यादा न रहे, हमेशा इंडिया जो है वहां पे प्रोडक्टिव चीजें लेके चलता है। अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिखेगा न्यूज डिस्कशन में, न्यूज डिस्कशन एनालिसिस में, जो हमारी वहां पे एक तरीके से पीस कीपिंग फोर्स भी है ना, वो भी इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही है, वो आप लोगों को अभी एनालिसिस में देखने को मिलेगा, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, हमारा काम करने का कल्चरल जो तरीका बिल्कुल अलग तरीके का है, ठीक है। पर फिर भी एक तरीके से इंडिया आज की डेट में सोच रहा है जिस तरीके से वहां पे अफ्रीका में कॉरिडोर बनाया जाए, एशिया कॉरिडोर अफ्रीका के साथ में मिलकर इंडिया के साथ में खासकर, और जापान की इंडिया ने हेल्प मानी है, जर्मनी भी साथ में आ रहा है, वो सारी चीजें भी हम आगे देखेंगे थोड़ी थोड़ी। तो देखिए एक तरीके से अगर पार्टिसिपेट करके चला जाए तो विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, चाइना के लिए और स्टेक होल्डर के लिए और आसपास वाली कंट्रियों के लिए भी। पर लेकिन जो चाइना की ये बदतमीजी वाली सिचुएशन है इसको साइड में रखना पड़ेगा, जो वो अपने अपने बारे में सोच के चल रहा है उसको उस पर रोक लगानी पड़ेगी, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। ओके, ये था कंप्लीट आर्टिकल हम लोगों का। नेक्स्ट वाला आर्टिकल है कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में बात की गई। 3 साल पूरे हो गए, कपिल सिब्बल जी के द्वारा आर्टिकल लिखा गया है, ये 3 साल पूरे हो चुके हैं एनडीए गवर्नमेंट के, तो उसके बारे में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि देखिए हर एक तरीके से अगर देखा जाए, ये इन्होंने 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, ठीक है, कि किस तरीके से एनडीए गवर्नमेंट फेल हो गई है, जो बोलते बोलते भी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने बोला है कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2015 में, जो कि कंप्लीटली एनडीए के अंडर में था, 8700 किसानों ने सुसाइड कमिटेड की है, ठीक है ना, सुसाइड की है। इसके अलावा अगर 2014 में देखा जाए
तो 5,650 ने कमिटेड की थी, तो 42% लगभग इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन 2014 और 15 के बीच में। तो ये है इनके किसानों के लिए अच्छे दिन, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे जो भी बोल रहा हूँ वो ओनली आर्टिकल में लिखे हुए वर्ड बोलूंगा मैं, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला है कि किस तरीके से जो नरेंद्र मोदी जी बोलते थे, चाय पे चर्चा करते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ये सब देखने को मिल रहा है। ब्लैक मनी वाला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। अब बोला था कि 100 डेज में आएंगे तो ब्लैक मनी को लाके घर में रख देंगे, 100 डेज में बोला था इन्होंने। तो 100 डेज तो क्या लगभग मतलब कितने 100 डेज निकल गए ये पता नहीं चल रहा है। अब तक ब्लैक मनी का तो क्या नाम भी ओपन नहीं हुए जिनके पास में ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी आना तो दूर की बात है, ठीक है। जॉब क्रिएशन की देख लीजिए, यहाँ पे तो मैं मानूंगा कि एनडीए गवर्नमेंट हमेशा फेल हो रहती है। जॉब क्रिएशन के बारे में सबसे बुरी गवर्नमेंट है एनडीए, ये कपिल सिब्बल जी का कहना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इतनी ज्यादा कम हो गई है। अगर कांग्रेस के टाइम पे 8-8, 9-9 लाख जॉब आया करती थी, तो यहाँ पे ओनली आज की डेट में 2 लाख या 1 लाख के करीब जॉब रह गई है। गवर्नमेंट सेक्टर में ले लीजिए, आईएएस का ही ले लीजिए, अब की बार लगभग 100 से ज्यादा वैकेंसी इन्होंने घटा दी है। तो जब से ये आए हैं हर साल 100 वैकेंसी, 80-100 वैकेंसी कम करते जा रहे हैं, इवन यूपीएससी में भी, ठीक है। इसके अलावा क्या बातें बोली जा रही है, वुमेन सेफ्टी के लिए ले लीजिए, वुमेन सेफ्टी के लिए भी कोई अच्छा डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। निर्भया फंड हर बार एलोकेटेड किया जाता है पर उसको खर्च नहीं किया जाता है, वो ऐसा कैसे ही रखा रहता है। इन्फ्लेशन की बात ले लीजिए, दाल इतनी महंगी हो गई थी, लोगों ने मुर्गी खाना ज्यादा पसंद करी थी पर दाल खाना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बोला गया था कि घर की मुर्गी दाल बराबर की जगह घर की दाल मुर्गी के बराबर हो गई थी, इतना ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया था। करप्शन के मामले में भी ले लीजिए, जो मोदी जी बोलते हैं कि मेरे लिए कोई ना आगे है ना कोई पीछे है, तो मेरे लिए तो कोई मतलब बनता ही नहीं है कि मैं किस तरीके से भ्रष्टाचार करूं, ठीक है। तो भ्रष्टाचार वो करते हैं जिनके आगे पीछे कोई होता है। पर लेकिन अगर फैक्ट की देखा जाए तो 67% लगभग कंप्लेन दर्ज हुई है, ठीक है। जो मतलब सीवीसी के थ्रू अगर चीजें देखी जाए, जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, रेलवे में लगभग 11,000 कंप्लेन दर्ज हुई है। तो हर जगह करप्शन और भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। ये बात है कि वो सामने नहीं आ रहा है एक लार्ज स्केल पे, पर छोटे छोटे स्केल पे अच्छा खासा हो रहा है। तो ये बातें इन्होंने बोली हैं। तो एक क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप अगर बीजेपी को फेवर करते हैं तो बीजेपी के बारे में बुरा नहीं सुनेंगे, और कांग्रेस को फेवर करते हैं तो कांग्रेस के बारे में बुरा नहीं सुनेंगे। आप लोग एक मैच्योर क्लास के आदमी हैं, तो आप लोगों को ओनली एक क्रिटिकल एनालिसिस करना है, क्या सही है क्या गलत है वो देखना है, अंधाधुंध होकर किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए जम्मू और कश्मीर में जिस तरीके से सिचुएशन खराब होती जा रही है, आप लोगों को सभी को भी पता है कितनी ग्रेव कंडीशन वहां पे हो चुकी है। और सबसे बुरी कंडीशन होती है अगर कोई लड़ाई होती है, अगर मान लीजिए एक बार को वो भी चीजें देखी जाती है कि किसी बाहर की कंट्री से लड़ाई हो रही है, वो चीजें समझ में आ जाती है, पर अपने घर के अंदर ही जो चीजें हो जाती हैं वो सोचने वाली होती हैं। तो यहाँ पे यही बातें बोली गई है कि ये बोल रहे हैं कि नीड इनोवेशन टू फाइट द डर्टी वार जो चल रही है, उसको फाइट करने के लिए एक इनोवेशन की जरूरत है। और अमित शाह ने भी बोला था कि जब तक वहां पे डायलॉग नहीं करेंगे जब तक की सिचुएशन सही ना हो जाए जम्मू और कश्मीर में। तो इन्होंने बोला है कि अगर लोग हमारे ऊपर, पीपल आर थ्रोइंग द स्टोन एट अस, पीपल आर थ्रोइंग द पेट्रोल बम एट अस, इफ माई मैन मतलब जो सोल्जर है वहां पे, आस्क मी व्हाट टू डू, शुड आई से जस्ट वेट एंड डाई, तो बस उनको ये बोलूं कि इंतजार करो और मर जाओ। उनको ये बोलूं कि आपकी जो बॉडी है वो कफिन में लपेट के, मतलब फ्लैग में लपेट के आपके घर भेजी जाएगी, और ये सब चीजें, मतलब उस तरीके से क्या ये चीफ होते हुए मैं ये वर्ड बोलूं उनको, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनको मरते हुए नहीं देख सकता। तो ये बिपिन रावत जी के कमेंट है, ठीक है ना। तो देखिए ये भी अपनी जगह सही है, आर्मी भी अपनी जगह सही है, और एक तरीके से वहां के आदमी भी अगर देखा जाए तो वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि दोनों के बीच में एक तरीके से कहीं ना कहीं सामंजस्य, मतलब एक समन्वय नहीं बन पा रहा है। वहां के आदमी सोचते हैं आर्मी हमारी दुश्मन है, आर्मी सोचती है किस तरीके से इनको टैकल किया जाए। तो दोनों के बीच में अगर कोई कुछ कर सकता है वो ढंग से वो है पॉलिटिकल ऑथोरिटी। पॉलिटिकल ऑथोरिटी अगर डिसीजन नहीं लेगी तो इनके बीच की सिचुएशन को और गैप को कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। तो पॉलिटिकल ऑथोरिटी देखिए अब क्या करती है, सोचने वाली बात है। देखिए अगर कोई भी क्रिटिकल कमेंट इस तरीके से आता है, आप लोगों को लगता है बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कमेंट हो जाता है, और आप लोगों को पर्सनली कुछ बोलना होता है, तो वीर के नाम से फेसबुक पे पेज है मेरा, ठीक है ना। तो वहां पे आप लोग क्या कीजिए, अगर बहुत ही नेगेटिव आपको लोगों को लगता है भड़ास कुछ निकालनी है, तो इनबॉक्स में वहां पे लिख दिया कीजिए। तो सबके सामने इस तरीके से चीजें लिखना आप लोग बिल्कुल ही, मतलब कई बार तो गालियां भी लिख देते हैं, तो वो अच्छी आदत नहीं होती है एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव वो किया कीजिए, ठीक है ना। तो चीजों को इतना नेगेटिव वे में नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वे में थोड़ा लेके चलिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट वाला आर्टिकल हमने अभी कल परसों भी डिस्कस किया था, पेज 5 पे ये न्यूज है। यहाँ पे अनमैन्ड व्हीकल की बात चल रही है, तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो ये क्या, इसकी टेस्टिंग की बात की गई है, कर्नाटक में सेंटर बनाया गया है, ठीक है ना, कर्नाटक में डीआरडीओ के द्वारा। ओके, तो जो देखिए जो ये इसके बाद में बोला जा रहा है कि जो कि अनमैन्ड व्हीकल बनाए जाते हैं, ठीक है ना, यूएवी जिनको बोलते हैं। तो देखिए इनका फायदा क्या होता है, इनका फायदा मैंने आप लोगों को ये बताया भी था, दिखाया भी था। ये
एक तरीके से जहाँ पे ग्रेव सिचुएशन रहती है, आप लोग देख लीजिए जो नक्सल अफेक्टेड एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो उन एरिया को टैकल करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है और इस तरीके की इनको मैन्युफैक्चर करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तापस 201 का जिक्र किया था हमने, इसको रुस्तम भी बोला था, तो आप लोग थोड़ा याद रखेगा। देखिए डीआरडीओ के बारे में थोड़ा देख लीजिए, फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, ठीक है, डीआरडीओ का हो गया, ये फॉर्मेशन हुआ था। आज के डेट में जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है, अरुण जेटली जी हैं, ठीक है। जब से जो मनोहर पारिकर जी थे जो गोवा के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं आज के डेट में और डिफेंस मिनिस्टर, तब से अरुण जेटली जी के पास में ही है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो कुछ 2-4 बातें इसके बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए हल्की हल्की सी। आइए आगे चलते हैं, आर्टिकल में क्या था, तो यही बातें की जा रही है। देखिए अनमैन्ड व्हीकल के बारे में, और भी सबसे बड़ी बात ये हो रही है आज की डेट में, इतना फोकस ये किया जा रहा है कि आर्मी से रिलेटेड जितने भी व्हीकल्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं उनके बारे में ये सोचा जा रहा है कि ये व्हीकल्स जो है ये आज की डेट में हम दूसरी कंट्री से लेते हैं सारी चीजें, तो अपनी कंट्री के अंदर खुद ही डेवलप किया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो उसके ऊपर फोकस करके चला जा रहा है यहाँ पर। ओके, पेज 6 पर ये न्यूज है, देखिए यहाँ पे बोला गया है महानदी, ठीक है ना, महानदी रिवर जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो यहाँ पे घड़ियाल के बारे में दिखाया गया है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे ये है, थोड़ा सा तो याद रखिएगा। क्या हो गया, एक मिनट थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है ना। तो एक तो ये बात हो गई, तो मतलब आप लोगों को महानदी का नाम याद रखना है, कहाँ पे, उड़ीसा में। इसके अलावा इसके ऊपर बहुत बड़ा डैम बना हुआ है, बहुत ही बार पूछा जाता है कि उस डैम का आप लोगों को नाम बताना है महानदी के ऊपर। कल जब आंसर दूंगा तो फिर आप लोगों को डैम का नाम बता दूंगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, देखिए जिस तरीके से आप लोगों को पता है मानसून आने वाला है कंट्री में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पानी वगैरह कहीं ज्यादा गंदा ना भरा रहे। इस तरीके से जो छतों के ऊपर टायर वगैरह है, फिर बोतलें खाली पड़ी रहती हैं, फिर कूलरों को भी ध्यान रख के चला जाए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है हर टाइम जब भी मानसून आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया ये हर बार हॉस्पिटल भर देती है हर बार कंट्री में। तो खासकर गरीब आदमी जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मच्छरदानी का देखिए यूज करने की कोशिश करें और कोयल वगैरह, जिससे कि आप लोगों का खर्चा ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। तो फोकस कीजिएगा, और जो पढ़ते हैं यार यहाँ पे सुनते हैं वो लोगों को अवेयर करवा सकते हैं, कम से कम इतना तो आप लोगों का ड्यूटी बनती ही है कम से कम। ओके, आगे चलते हैं। इसरो के द्वारा अभी सेट किया गया हैवीएस्ट रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं 200, मतलब ये बोला गया कि 200 फुल एशियन जो एलिफेंट्स हैं उनके वेट के बराबर लगभग इसको बोला जा रहा है, इंडिया जो स्पेस में भेजने जा रही है अपनी सोयल से, ठीक है। ये इस तरीके की एक्टिविटी कहां से की जाती है, आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट के GSLV Mark 3 के तहत इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और ये इंडियन स्पेस के आज के डेट में जो चेयरमैन है वो कौन है, किरण कुमार जी हैं उसके चेयरमैन, याद रखेगा इसको। और इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को याद रखना है बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। और तो बस यही हो गई, किरण कुमार जी हो गए। मोटो वगैरह मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे काम करती है हमारे यहाँ पे इसरो, तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पेज 7 पे न्यूज है पीस कीपर के बारे में, जो मैं आपको जिक्र करता है। ये देखिए अफ्रीका में ये हमारे पीस कीपर आर्मी है जो कि डॉक्टर है, ये वहाँ पे डॉक्टर वहाँ पे आदमियों का रखवाला करी कर रहे हैं, इवन एनिमल्स का भी रखवाला कर रहे हैं वहाँ पे। ये बोला गया है कि लगभग अगर देखा जाए 10,000 कैटल जो है यहाँ पे इनको ठीक किया गया है, और जबकि अगर देखा जाए आदमी को ओनली 2,000 को। तो इस तरीके की भी वहाँ पे हमारी जो आर्मी है वो काम कर रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो क्यों नहीं अफ्रीका कॉन्टिनेंट इंडिया की साइड में फेवर में आएगा, तो इसीलिए अफ्रीका इंडिया के फेवर में आता है और चाइना को अपोज करता है। ओके, ये कुछ डेटा दे रखा था पेज 9 पे, यहाँ पे डेटा दे रखा है कि देयर हैज बीन सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन द चाइना एंड द एशियन वर्ल्ड वाइड CO2। तो CO2 के बारे में दे रखा है 1973 से लेकर 2014 में। आज की डेट में अगर देखा जाए तो चाइना देखिए यहाँ पे एशिया में कितना हो गया है, ठीक है ना। ये यहाँ पे मतलब चीजें दे रखी हैं, ये यहाँ पे OECD कंट्री हो गई, इनका भी दे रखा है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा याद रखने वाली नहीं है, इंडिया को इसी के साथ में रख दिया गया है। चाइना का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है आज की डेट में, ठीक है। देख लीजिएगा, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो थोड़ा बहुत आप लोगों को देखना हो तो। समझाने वाली कोई चीज ही नहीं थी उसमें, समझाने वाली चीज जो होती है वहां पे मैं समझा देता हूँ, तो उसके बारे में सोचने वाली बात नहीं है। पेज 11 पे न्यूज है, देखिए ये हमारे जो मोदी जी हैं अभी 4 कंट्री की जर्नी पे जा रहे हैं। जर्मनी की जर्नी पे है, स्पेन, रशिया एंड फ्रांस, ठीक है। एंजेला मार्कल जो कि वहाँ की चांसलर है उनसे मिलेगी। चांसलर बिल्कुल वहाँ पे ऐसी होती है जाकि जैसे कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर होता है। इनके बहुत ही फेमस चांसलर थे जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया था, उनका नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, और एक तरीके से मतलब माइंड ब्लोइंग आदमी, पता न चलना, मतलब लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाया उस टाइम पे, आपस में लड़ते रह गए और ये जर्मनी को यूनाइट करके ले गए। नाम लिखिएगा उनका कमेंट बॉक्स में।
इसके अलावा देखिए बीजिंग को टैकल करने के लिए भी इनके साथ में वो किया जा रहा है, चाइना के साथ, मतलब बीजिंग जो चाइना है उसको टैकल करने के लिए भी जर्मनी को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, सब हमारे साथ में आ रहे हैं, खासकर अफ्रीका में काम करने के लिए, इंडियन ओशियन रीजन में काम करने के लिए, ठीक है। इसके साथ में ये मीट करेंगे मैक्रोन के साथ में, और आर्टिकल क्या एडिटोरियल भी आएंगे इसके बारे में, तो तब चीजों को और अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोग थोड़ा सा आइडिया, न्यूज एनालिसिस का ये फायदा हो जाता है, आगे ये पता चल जाता है कि एडिटोरियल क्या आने वाला है, ठीक है। तो कई सारे छोटे छोटे फायदे हो जाते हैं। पेज 13 पर न्यूज है, देखिए सेंटर ने क्या किया, स्पेंडिंग जो अपनी बढ़ा दी है, मतलब स्पेंडिंग बढ़ गई है जब से बजट है, 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, पहले 28 फरवरी को आता था, एक महीने आने से बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया एक्सपेंडिचर को फायदा करने में। प्री मानसून के बारे में भी जो सिचुएशन होती थी, कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था, उस प्रॉब्लम को भी टैकल करने में आसानी होगी, तो ये भी बोला जा रहा है। तो देखिए कितना फायदा हो रहा है यहाँ पे आज की डेट में, अगर देखा जाए तो 1 महीना पहले बजट को करने को, और बजट को करने की बात की जा रही है 1 जनवरी से, अगर वो हो जाएगा तो और भी ज्यादा फायदा हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारी जो कंट्री है वर्ल्ड की कंट्रियों के साथ में मिल जाएगी, बहुत सारी कंट्रियों के साथ में, ओके। तो देखिए वो मध्य प्रदेश पहली कंट्री है जिसने इंप्लीमेंट कर दिया है। अच्छा चलिए उस कमेटी का नाम बताइए आप लोग, मैंने आप लोगों को बताया था वो कमेटी कौन सी थी जिसने रिकमेंडेशन दी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। जिस तरीके से बजट वो तो रिवाइव हुआ है यहाँ पे, कल जब डिस्कस करेंगे तो आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ओके। ये देखिए पेज 15 पर न्यूज है, सुधीरमान कप के बारे में जिक्र किया गया, तो आप लोगों को कप का नाम याद रखना है, किससे रिलेटेड है ये है बैडमिंटन से रिलेटेड, ठीक है ना। तो मिक्स टीम यहाँ पे रहती है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, यहाँ पे देख लीजिए लड़की भी हैं और लड़के भी हैं, ठीक है। तो उसके बारे में ये जीता गया है, साउथ कोरिया के द्वारा जीता गया है चाइना को हरा के, तो नाम याद रखेगा, बैडमिंटन से रिलेटेड है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, इस तरीके के कई बार पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, ओके। अब देखिए वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में मैंने पूछा था, तो 28 जुलाई 2014 से नवंबर 1918 तक चली थी ये। फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये समिट हुई थी इंडिया अफ्रीका की, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बोला था लिखने के लिए, तो 2008 में स्टार्ट हुई थी, 2011 में और 2015 में, हर 3 साल के लगभग गैप पे ये होती है, इसको आप लोगों को याद रखना है। और सूरज सेशन के बारे में मैंने पूछा था आप लोगों से, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट 2 तरीके के आदमी होते थे। एक्सट्रीमिस्ट तो वो होते थे जो हमेशा ये स्टेप लेते थे कि जो अंग्रेज आ रहे हैं उनको मारो काटो और भगाओ, ठीक है। पर जो मॉडरेट होते थे वो ऐसे होते थे कि चिट्ठी लिखो, पत्र लिखो, उनके साथ में बोलचाल करके चीजों को टैकल करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे वो लाला लाजपत राय जी थे, और जो मॉडरेट को लेकर चल रहे थे वो रास बिहारी घोष जी लेकर चल रहे थे। तो यहाँ पे सूरत स्प्लिट हो गया, क्योंकि ये चाहते थे ये लीडर बने और ये चाहते थे ये लीडर बने, पर लेकिन यहाँ पे स्प्लिट हो गया तो फिर ये लीडर बन गए थे रास बिहारी घोष, ठीक है ना। तो कांग्रेस का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैंने लखनऊ पैक्ट के बारे में पूछा था, यहाँ पे खासकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी मिलन हुआ था, और उसके बाद में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में भी रिलेशन अच्छे खासे हो गए थे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लोहित रिवर के बारे में पूछा था, किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, ओके। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे, ठीक है। 1857 के बाद में वायसराय का डेजिग्नेशन बना दिया गया था गवर्नर जनरल को चेंज करके, ओके। तो आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। पीडीएफ जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप लोग पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आप लोगों की क्वेरी है कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे वहां आप इसका बारे में पूछ सकते हैं, कुछ भी पीडीएफ नीचे डाउनलोड कर सकते हैं। और पसंद आया है लेक्चर तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक करना बनता है, अगर पसंद नहीं आया, पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।